आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल वीडियो दोस्तों अच्छे लगे चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो जी रवांडा प्लान से ब्रिटिश मुस्लिम निकालने की तैयारी शुरू, यानी कि रवांडा प्लान पर काम शुरू हो चुका है। लोग सब वीडियो दोस्तों पर देख लेते हैं, वीडियो पर इंफॉर्मेशन क्या मिलती है मजीद इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस सुल्तान का, और गोरे क्यों मोमिनों को निकाल रहे हैं, रवांडा प्लान क्या है। तो जी हाँ, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, लगता है कि हारिस भाई मेरा भी एक दो वीडियो देख चुके हैं रवांडा प्लान वाला। तो अच्छी बात है, रवांडा प्लान पर बातचीत होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा बातचीत होगी उतना बेहतर है, क्योंकि जो भी ये लोग जाके दूसरे देश में वहां पर शरिया लगाएंगे और ये करेंगे और हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं दूसरे देशों में जाकर, नॉन मुस्लिम देशों में जाकर, और वहां पर अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो लात पड़ेगी, पड़नी इनफैक्ट शुरू हो गई है। ब्रिटेन ने लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है, और डिटेन करके पकड़ पकड़ के उनको प्लेन में बिठा के भेजेंगे रवांडा। काम चालू है। चले देखते हैं कि हारिस भाई क्या बता रहे हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, और मेरा ख्याल से इस चैनल का नाम मुझे बदल के मोमनों के कारनामे रख देना चाहिए, क्योंकि मोमनों की जो सरगर्मियां हैं, मुनाफिकत की, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, अमन पसंद मुल्कों में जाके उनके अमन व अमान को तबाह बर्बाद करना, इस एक्टिविटी के अंदर बड़ी तेजी से मजीद तेजी आती जा रही है। इस चैनल में बल्कि एक प्लेलिस्ट है मोमनों के कारनामे, उसको जाके जरूर देखिएगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं सारा खबरें देखता रहता हूं, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्विटर पे देखूं, खबरों को देखता रहता हूं। जहां पर भी सोशल कोहीजन को तबाह करने की बात आती है, तो एक तो रशियन प्रोपेगेंडा सबसे आगे है, लेकिन वो ट्विटर के थ्रू है, सोशल मीडिया के थ्रू है रशियन प्रोपेगेंडा। चाइनीज उसमें इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो एज अ पीपल है, पीपल उसमें कोई कौम मुसलमानों के आसपास भी नहीं फटकती, जो चाहे स्वीडन हो, नॉर्वे हो, नेदरलैंड्स हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई मुल्क हो, उन सारे मुल्कों में एक ही कौम है जो उनके अमन व अमान को तबाह बर्बाद कर रही है, वो हमारे मोमिनीन हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह बहुत बड़ी है। ये कहना फैशनेबल हो गया सारे मुसलमान ऐसे नहीं, ऑफ कोर्स सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो हैं उनको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जाता। मैंने भी आपको वीडियो दिखाई कि इंग्लैंड में आए दिन रोज इनवॉलंटरी पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं। इनवॉलंटरी यानी ये पीडीएफ फाइल नेचुरली नहीं है, लेकिन ये इतना थोड़े में है कि वहां पे जाके 12-12 साल की लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं। कोई हाल नहीं इनका, कोई इनकी कल्चरल गिरफ्त नहीं। हालांकि जिस पाकिस्तान में मैं बड़ा हुआ था वो बड़ा शर्मो हया वाला, एक लिहाज से वो शर्मो हया वाला मुआशरा था। जब मैं बाहर आया था तो मुझे इस चीज का ख्याल होता था कि यार मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, घर वाले, यानी कोई आपके जहन के अंदर आपको खौफ होता है, एक कुछ होता था। लेकिन अब के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मौलवियों ने एक कल्चर आम कर दिया। जिहाद करो, गोरे गंदे हैं, काफर हैं, इनके ऊपर गलबा पाना है, खुदा हमारे साथ है, वगैरह वगैरह, इनको तबाह बर्बाद करना। और उल्टा चोर को तवाल को डांटने वाली बात होती है कि तभी देखें जो हमारे मुल्कों में बुराइयां वो वेस्ट ने की हैं, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी। तो बहरहाल मैं आपको वीडियो दिखा। और दूसरी हारिस भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो प्लीज मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो एक मौलवियों द्वारा एक और चीज फैलाई जाती है कि जो दुश्मनों की लड़कियां हैं, दुश्मनों की औरतें हैं, वो आपकी सेक्स स्लेव बन जाएंगी, और आपके पास जायज हक है, आप उनको जो मन करे आप उनके साथ कर लें। तो ये दिमाग में वो बिठाया जा रहा है, और ये दिमाग में उसके लिए पूरा हदीस वदीस का पूरा वो सब देते हैं ज्ञान की, ये फलानी जगह पर लिखा है और ये बिल्कुल जायज है, आप कर सकते हैं। तो ये तो हक समझने लगते हैं कि वो तो काफिर की लड़कियां हैं और उस पर तो हमारा हक है। तो आप मुझे इसके बारे में भी जरा बताइएगा कि क्या मैंने ये बात गलत कही है, क्योंकि मैंने कई मौलवियों की वीडियोस देखे हैं जिसमें वो ये बात कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। दिखाता हूं कि दो वीडियोस आपको दिखानी है, और ये दो चेहरे हैं मोमनों के यूरोप में। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं कि अगर आप मुसलमान हैं कमेंट्स में लिखें, प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या ये रवैये जो हैं ये ठीक है। बजाय इस पहले दूसरे के ऊपर उंगली तानने से पहले जरा देखें कि आपके जो रवैये हैं वो ठीक है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यूरोविजन एक कॉन्टेस्ट होता है जहां पे पूरे यूरोप से, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसराइल को भी बीच में डाल दिया हुआ कई, और ऑस्ट्रेलिया भी बीच में जाता होता है, हालांकि यूरोप का हिस्सा नहीं है। वहां पे क्या होता है कि यूरोविजन में जाके आप गाने गाते हैं, और आपका सबसे कोवेटेड प्राइज आपको मिलता है एक लिहाज से, आप अगर जीत जाए। तो हुआ ये कि स्वीडन में, और ऑर्गेनाइजर्स की अकल को भी सलाम दिया जाता है कि स्वीडन में भी मैलमो में, जहां पे मोमनों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो वहां पे उस इसराइली औरत ने, लड़की ने वहां पे गाना गाया। तो जो हमारे
मोमिनीन्स हैं वो पागल हो गए। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो 2010 की है, आई डोंट नो, मैंने काफी हैंडल्स ने देखा इसको, इस वीडियो को चलाया, पता नहीं 2010 की है या 2021 की है, लेकिन ये बात तय है कि मैलमो में मोमनों ने इकट्ठे होके इतने दंगे किए। अब ये देखें, इन मुल्कों में उन्होंने उनको आने की इजाजत दी, ये सारे आपके मोमिनीन हैं, ये मोमिन है आपके सारे। मैलमो में जो स्वीडन का शहर है, वहां पे मुसलमान, ये देखें किस तरह उनको कह रहे उतरो, नहीं, ये उनके टैक्स पेयर्स के पैसों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आप बताएं, गोरों के अंदर इनके दिल, इनके लिए क्या मोहब्बत रह जाएगी, क्या हमदर्दी रह जाएगी? ये उनकी इमलाक को किस तरह ठुड्डे मार के दरिंदों की तरह इसको मारे, क्योंकि ये इसको अपना नहीं समझते, ये इन मुल्कों को अपना नहीं समझते, ये गद्दार हैं, ये बेशर्म लोग हैं। और पहले हाथ जोड़ के माफिया मांग के कहते हैं हमें अंदर आने दो, पहले उनको कहते हैं कि जी हमें, हमारे मुल्क में बड़ा बुरा हाल है, प्लीज हमें सिटीजनशिप दे दो, आने दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे, वगैरह वगैरह। और वो इंसानियत के मारे हुए बेवकूफ लोग, गोरे बेवकूफ हैं, लेकिन कितनी देर तक बेवकूफ रहेंगे? अब ये बेवकूफी, जो सो कॉल्ड बेवकूफी है, ये खत्म होगी। और डंडा जिस दिन इनकी 1% आबादी उठ खड़ी हुई ना, 1%, इनका कुछ नहीं बचना। ये देखें किस तरह उनकी अमलाक को तबाह बर्बाद करें। 9 मई हुई थी पाकिस्तान में, देखें 9 मई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं उनकी, हर उस बंदे की जिन्होंने सरकारी अमलाक को, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। और ये देखें, वो अंदर बीच में बंदा बैठा हुआ, देखे किस तरह डरा हुआ होगा, वो बेचारा फंसा हुआ अंदर। तो ये आपके मोमिनीन्स हैं। तो क्या जी इनकी वजह क्या थी जी? उनकी वजह ये थी, अब उन्होंने कहा हमने गोलियां मार दी, तो फिर डर के भागे। और वो वक्त आएगा कि आप देखेंगे जलियांवाला बाग में जिस तरह, वो तो खैर और जमाना था, लेकिन इस तरह की गोलियां चलने लग जाएंगी। और एक नहीं इन्होंने बर्दाश्त करनी, इनके पास कोई ताकत नहीं है, बदमाशी, गुंडागर्दी कुछ। लेकिन जलियांवाला बाग पर जो गोलियां चली वो निर्दोषों पर चली ना, वो तो कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे, वो तो अपना हक के लिए, अपनी बातों के लिए जमा हुए थे, अपना वो कर रहे थे। वो कोई इनकी तरह जाके अंग्रेजों को मार तो नहीं रहे थे, फोड़ तो नहीं रहे थे। वो तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, एक रैली थी, अपने हक की बात कर रहे थे, जो उनका हक है पीसफुल उनका। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, ये तो सरासर उस देश के खिलाफ काम हो रहा है। कुछ नहीं है इनके पास। और जब इनको वीजे नहीं दिए जाते, अब मैं आपको दिखाऊं यूके में क्या हो रहा है। यूके में सारी बात है, 1997 से लेके अब तक 7 मिलियन यानी 70 लाख माइग्रेंट्स आए हैं 1997 से लेके अब तक, आखिरी तकरीबन 20 सालों में। वैसे 24-25 साल बदले, असल में टोनी ब्लेयर 97 में आया था, उसके बाद से पॉलिसियां चेंज हुई जिसकी वजह से। लेकिन उससे पिछले 20 सालों में सिर्फ 60,000 इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स आए थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप जब कंट्रोल्ड माइग्रेशन करते हैं, आप कहते हैं हमें आईटी के प्रोफेशनल चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, बाकी का हमें मिट्टी कटानी चाहिए, वो होती है कंट्रोल्ड माइग्रेशन। लेकिन जब ये रेफ्यूजीज बन के जाने लग जाते हैं, कश्तियों में बैठ के जाने लग जाते हैं, पीपल स्मगलिंग का जो काम होता है तेज हो जाता है, तो फिर आपके जो इदारे हैं उनको ओवरवेल्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग आई जाते हैं, कश्ती में आके बैठ जाए, आप क्या करें, उनको फिर डिटेंशन। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब ऋषि सुनक की हुकूमत ने, और हर हुकूमत ने ही, पीछे गॉर्डन ब्राउन की और फिर डेविड कैमरन की और ये सारे जो हुकूमतें, इन सारों ने वादा किया हम जी खत्म करेंगे इनको, हम इनको माइग्रेंट्स को लाना बंद करेंगे, लेकिन रोका नहीं। उसकी वजह से 21% जो आज इंग्लैंड की जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो ऊपर गई है, प्योरली बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन। और ये जो 70 लाख लोग जो आए हैं पिछले 20 सालों में से, उनमें से सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं। बाकी के क्या है? बाकी के आपके हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, बाकी के आपके पेंशन यूज करते हैं, जो सरकारी आपको वजीफे मिलते हैं, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट वगैरह, बाकी के आपकी ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं, हाउसिंग को यूज करते हैं, उनकी बेड़े गर्क कर देते हैं। तभी गोरे पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए गोरे पागल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मैं आपको फिर बता दूं, 7-8% अभी देखें इलेक्शन हुए हैं वहां पे, पेंडुओं को जिनको उर्दू सही नहीं बोलनी आती, इन उल्लू के पट्टों ने बर्मिंघम में और ब्रैडफोर्ड में उन लोगों को काउंसलर बना दिया। तो गोरों के तो बेचारे, खैर गोरों को हम बड़े अरसे से वार्न करते आ रहे थे, नहीं इनको समझ आ रही थी, तो लेकिन आएगी जरूर। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं होने लगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऐसे पड़ुप करके मर जाएगी। हालांकि जो अगली जनरेशन है गोरों की, वोक वगैरह को देख के तो लगता है कि यार ये तो डिजर्व करते हैं कि इनको कोई बाहर से आके इनको कोई डोमिनेट करे। इनकी जो वोक है, एलजीबीटीक्यू मॉब, जो पागल हुए हैं, इनको देख के ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसा आई होप, वरना हमें चांद पे जाना पड़ेगा, वरना मैंने तो चाइना चले जाना। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बचा हुआ। तो अब ऋषि सुनक ने रवांडा प्लान एक निकाला। मैं आपको पहले इसका मतलब बता दूं, मुझे कई लोगों ने कहा कि रवांडा को
हमें समझाने के लिए जरा वीडियो बनाया कि क्या इसका मतलब है। देखें, जो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर है, जो रेफ्यूजी का जो उनका चार्टर है, कन्वेंशन है, उसमें जितने भी उसके सिग्नेटरीज हैं या जो नहीं भी हैं, जो यूएन के भी मेंबर्स हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप रेफ्यूजीज को गोलियां मार के नहीं रोक सकते। ये आज की बात नहीं, इवन रोमन टाइम्स में भी जब कैल्ट्स और सैक्सन्स और विजिगॉथ्स वगैरह जब रोम के बॉर्डर्स पे आके खड़े हो जाते थे, तो सोल्जर्स जो होते थे कुछ लोगों को मार देते थे, लेकिन फिर वो बाकियों को कहते हैं हम सारों को, आम शहरियों को कैसे मारे, इवन उस बर्बरियत वाले जमाने में भी। तो आप कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा वाटर कैनन वगैरह मारते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहे हैं। औरतें बच्चे हैं नहीं, सारे मर्द हैं, तो क्या करें, तो आपको उनको लाना पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हारिस भाई ने कही है। आप किसी भी डंकी मार के जाने में, बोट से बैठ के आने में आप देखेंगे कोई उसमें औरतें नहीं होती, कोई बच्चे नहीं होते। लड़ाई लड़ने वाली उम्र के जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं उसमें 18 से 25 साल के बीच वाले। हर तरफ, आज से नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं से भी तस्वीरें आती हैं, आप उसमें मुझे महिलाएं बच्चे दिखा दीजिए। क्यों? महिलाएं बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हें सब प्लान्ड तरीके से भेजा जा रहा है। प्लान्ड तरीके से उन देशों में घुसपैठ कराई जा रही है जो डेवलप हो चुके हैं, जिनकी सोसाइटी डेवलप है। वहां पर क्योस मचाना है, वहां पर इस्लाम का झंडा फहराना है, पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। ये सब कुछ प्लान्ड वे में हो रहा है। वरना आप सोचिए, अगर इतने मजबूर हैं तो बच्चे और महिलाओं को भेजिए ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं भेजेंगे। सिर्फ वो युवा, बुजुर्ग भी नहीं, सिर्फ वो युवा जो लड़ने के लिए, जो उम्र होती है ना 18 से 25-30 वाली, वो जिसमें आप किसी को भी बहका सकते हो, भड़का सकते हो, वो टूट पड़ेगा, एकदम जोश पूरा होता है, डरता नहीं है। अरे बहुत प्लान तरीके से हो रहा है। अब ये लोग जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, वैसे समझ गए हैं, रवांडा प्लान उसी का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया इसमें बड़ा चालाक है। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, ऊपर क्रिसमस आइलैंड में उन्होंने कैंप्स बनाए हैं, वहां पे उनको बंद कर देते हैं। वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं है, आपने आना है, यहाँ पे आके बैठो, हम आपको प्रोसेस करेंगे, अगर हम सेटिस्फाई हो गए कि आप जेन्युइन रेफ्यूजी हैं तो हम आपको ले लेंगे, वरना हम। तो इसका मतलब क्या, वो वहां पे 8-9 साल सड़ते रहते हैं रेफ्यूजी कैंप में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें वापस भेज दो, वो वापस चले जाते हैं। तो असल में इसका मकसद ये नहीं होता कि आपने टोटल बैन कर देना रेफ्यूजी। मकसद ये होता है कि आपने अपने मुल्क को लीस्ट डिजायरेबल फॉर रेफ्यूजीज बनाना होता है, लीस्ट डिजायरेबल। जारी बात, अब अगर ऑस्ट्रेलिया में आके आपको 8 साल क्रिसमस आइलैंड के ऊपर डिटेंशन सेंटर में बैठना पड़ेगा, तो मैं किसी ऐसे मुल्क में क्यों ना जाऊं जहां पे जाते ही मुझे होटल मिल जाए। आप कहेंगे हैं होटल? जी हाँ, आप कश्ती से उतरते हैं, इंग्लैंड में उतरते हैं, तो जो ठीक है वो कोई 5 स्टार होटल नहीं होते, लेकिन आपको होटल में ठहराते हैं, आपको मोबाइल फोन देते हैं, आपको रोज का मेरा हाल 10-15 पाउंड देते हैं गुजारा। कोई ऐसा बात नहीं कि वो बादशाह की तरह रह रहे होते, लेकिन फिर भी आपको यानी भूखा नहीं मरने देते, सर पे छत रखते हैं। ऑल द वाइल जब उनकी लोकल पॉपुलेशन, जब आप जाते हैं सड़कों पर होमलेस पड़ी होती है। तो ये आप फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों आएंगे, आप उधर क्यों नहीं जाएंगे? तो ऋषि सुनैक ने और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स भी ये कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह इंग्लैंड को, यूके को लीस्ट डिजायरेबल बनाएं। आपने देखा होगा आयरलैंड में क्या हो रहा है, वहां पे भी आए हैं, वहां पे होटलों में रखते हैं, तो आयरिश लोगों ने उनकी चलाने शुरू कर दिए होटल्स जहां पे उनको ठहराया हुआ। और इस वक्त अब आयरलैंड ने कहा कि यूके को कहा कि भाई ये सारे जो आए हैं तुम्हारे थ्रू आए हैं, इनको वापस हो। यूके कह रहा हमने नहीं लेने। तो लोग अब खड़े हो रहे हैं, हुकूमतों को इस बात की समझ आ गई है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि सुनैक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, किसी पार्टी को इतनी टाइम के लिए पावर नहीं मिली जितनी कंजर्वेटिव पार्टी को मिली। और इस वक्त वो तकरीबन कोई मुझे नंबर भूल गया, लेकिन इस वक्त वो टोटल एनाइलेशन की तरफ जा रहे हैं। और लेबर पार्टी की स्टारमर की वो जीतने जा रही, क्यों? हालांकि और वो इससे भी बुरी होनी क्योंकि वो प्रो रेफ्यूजीज हैं। तो अभी अगले जो 4-5 साल हो, अभी बहुत तूफान मजीद आना है मोमनों के हाथों, और फिर ये उठ के खड़े होंगे। तो तब देखेंगे तब तक दुनिया कैसी होती है, लेकिन दुनिया बड़ी बदल चुकी होगी। तो ट्रंप भी आ चुका होगा, ट्रंप ने भी आके पेल पुल देना। तो एनीवे, सो द पॉइंट इज, रवांडा की उसने ऋषि सुनक ने पॉलिसी बनाई कि हम इसको लीस्ट डिजायरेबल बनाएंगे और रवांडा में आपको भेजेंगे, और फिर वहां से हम आपकी जो पेपर वर्क है उसको वेरीफाई करेंगे। उसमें 2-3 साल लग सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी टाइम है। मोस्टली ये झूठे होते हैं, फ्रॉडी होते हैं, ना पासपोर्ट इनके पास होता, कोई कहानी कोनी नहीं होती, 2 नंबर होते हैं। तो अब हालांकि ये भी रवांडा पॉलिसी भी कोई इतनी फुल प्रूफ नहीं है। मेरा हाल इसको कोई साल में 300 बंदे उधर भेजे जा सकते हैं, जबकि इलीगल माइग्रेंट्स का नंबर लाखों में पहुंच चुका है। तो लेकिन वो जो 300 भी हैं, उनको जबरदस्ती उठा के वहां पे भेजेंगे, पहली फ्लाइट जाने। तो ये ऋषि सुनक बड़ा इस पर खुश है कि एक उसने की है, लेकिन whether it supports him, helps him out in the elections or not, that's a different thing. लेकिन देखें, असल में मैंने आपको वीडियो दिखानी थी कि ये लोग जो भी आपने देखा, जब उधर उन वेस्टर्न मुल्कों में आ जाते हैं, तो उन मुल्कों
के वफादार नहीं होते। मैल्मो में अभी किस तरह उनकी पुलिस की वैनों को, सरकारी अमलाक को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन जब इनको वीजे नहीं मिलते, जब तक ये लिम्बो में होते हैं, तब देखें क्या कर रहे होते हैं। ये देखें, ये अफगानी और पाकिस्तानी लग रहे हैं मुझे। कईयों ने अफगानिस्तान के झंडे लहराए में, हालांकि बंदा पूछा अगर तुमने अफगानिस्तान से भागे हो तो अफगानिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहे हो। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये पाकिस्तान से, ये अफगानिस्तान से भागे हुए हैं। आई डोंट नो प्रो तालिबान होंगे नहीं होंगे, आई एम सॉरी। आपके जो भाई बंधु उन्होंने इतना गंद मचा दिया कि अब आप वेस्टर्न मुल्कों से तकलीफ, ये उनको नहीं कह सकते कि भाई हमें रख लो। ये मुझे नहीं पता इनकी इंडिविजुअल क्या कहानी है, इनमें से कितने स्पार्टकसेस हैं और कितने बेचारे वाकई मजलूम लोग हैं, लेकिन हम आपकी जो लोग हैं आपके मुल्क से आए हुए, आपके मुल्कों से आए हुए, वो अभी जो आपने स्वीडन में देखा क्या करते हैं। इंसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेलबींग। अगर आपने अपने सारे पैसे गरीबों में बांट दिए तो आप क्या खाएंगे, आप मर जाएंगे। ऐसा ये दुनिया का असूल नहीं है। जब आप जहाज में भी बैठते हैं ना, तो जहाज में जो शुरू में जो ट्रेनिंग चलती है ना, वो कहते हैं कि जब अगर इमरजेंसी हो तो पहले अपने मुंह पे मास्क लगाओ, अपनी पहले लाइफ जैकेट पहनो और फिर अपने बच्चे की मदद करो। क्योंकि अगर आपने बच्चे की मदद करनी शुरू कर दी और आप लुढ़क गए बीच में, तो बच्चा भी गया, आप भी गए। तो ये उसी तरह वेस्ट के मुल्कों की प्रायोरिटी पहले उनके लोग हैं। चंद एक पहलों की तरह हम साल के 1000 2000 या जितने भी हो उतने बंदा ले ले, ये लाखों की तादाद में आए हुए हैं। अब ये देखें यहाँ पे अभी चीखे मारे हैं, से नो टू रवांडा, क्योंकि इनको डर है, इनको रवांडा भेज देना। रवांडा क्यों भाई? स्टॉप डिपोर्टेशन, Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! deportation! Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! Stop deportation! No, Rwanda! No, 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 no, Rwanda! तो ये मैं आपको ओवरऑल व्यू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन, इनमें से इंडिविजुअल्स कितने हैं वाकई तालिबान के हाथों भागे हुए क्योंकि पुराने अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये किधर है ये लोग जब ये मुसलमान इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। अब हर हफ्ते ये हो रहा है। अभी आपको देखा ग्रीस में किया, अभी 2 दिन पहले, उससे पहले हफ्ता पहले यूके में किया, फ्रांस में किया, जर्मनी में उस दिन आग लगा दी इन्होंने। जर्मनी में अभी परसों, बल्कि ठहरे मैं आपको जर्मनी में दिखाता हूँ। इन्होंने जर्मनी में, ये जर्मनी में भी 3 दिन पहले की वीडियो है, ये जर्मनी है। और जर्मनी में मोस्टली तुर्क रहते हैं। भाई पहले अपने तुर्की में जाके तो इस्लामी निजाम ले आओ। जो बेशर्म लोग तुम जर्मनी में आके कह रहे हो कि हमें शरीयत चाहिए। अब इन लोगों से गोरे डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, और हम इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको बता रहे हैं कि ये आपके हाथ से बात निकल गई है। ये देखो, ये सारे फाइटिंग एज के लोग हैं, फाइटिंग एज के। और ये मैं इस बात का मानने वाला नहीं हूँ ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का कि पॉलिटिशियंस ने, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस ने साजिश की होगी कि हमने अपनी गोरी अवाम को बदल देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वेस्टर्न पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई हमारे बर्थ रेट फॉल कर रहे हैं, हम लेबर फोर्स कहाँ से लाएं, तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड मुल्कों से बगैर फिल्ट्रेशन के लाना शुरू कर दिया और उम्मीद की कि शायद हमारे रंग में ढल जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो ये लिबिया है, सीरिया है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मैं ज्यादा अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान, क्योंकि हम हर चीज में नालायक है, मेरा नहीं ख्याल हमने ये एज साजिश के तौर पे भेजे होंगे। हमने तो डॉलरों के लालच में अपनी अवाम को बाहर भेजा। एक मिनिस्टर भी थे, उन्होंने कहा था ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमें ज्यादा फायदा, हम उनको बाहर के मुल्कों में भेजेंगे, रेमिटेंसेस आएंगे, हमारे नालायक। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे ममालिक ने जानबूझ के ऐसा किया। गद्दाफी ने कहा था कि अगर मैं ताकत में ना रहा तो पूरा यूरोप काला हो जाएगा, यानी अफ्रीका से सारे लोग उधर जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है जानबूझ के साजिश की गई कि इनके मुल्कों में। अब तो चूंकि आपने देखा है कितने बहुत सारी ऐसी मुसलमानों की वीडियोस हैं, इमामों की वीडियोस हैं, बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने इतने बच्चे पैदा करने हैं, हमने यूरोप को मुसलमान कर देना है बच्चे पैदा कर करके। तो गोरे अब डर रहे हैं और उम्मीद हमारी यही है कि डरें, जितना ज्यादा डर सकते हैं डरें। उनको ये चीजें नजर आनी चाहिए और इसमें हमारा भी कोई इतना कमाल नहीं, इसमें मोमिनों का अपना कमाल है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी भी जितने जर्मनी में ये इंटिमिडेटिंग तो लगता है, लेकिन इनके नंबर इतना ज्यादा नहीं है। ये कहीं पे सिर्फ फ्रांस में 10 से 12% मुसलमान है, बाकी हर जगह पे 10% से कम है। कंस्टिट्यूएंट इलेक्शंस में काबू ये पा सकते हैं। अभी आपने देखा इंग्लैंड में जो इलेक्शंस हुए
ब्रैडफर्ड के अंदर घोड़े के ऊपर बैठ के पेंडा अपना पाकिस्तान के तराने लगा के ब्रैडफर्ड का इलेक्शन जीतने पे खुशियां मना रहा है। इतने बेशरम लोग हैं, गद्दार हैं ये, और इनका टाइम जरूर पूरा होगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और हारिस भाई भी ये पिछले लंबे टाइम से ये बातें कर रहे हैं, मैं भी ये पिछले बहुत लंबे टाइम से बातें कर रहा हूं। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि अपनी जात दिखाना। जात दिखाने का मतलब है कि आपके अंदर जो आपकी असलियत है ना, वो असलियत आपने दिखा दी। एक सभ्य समाज में क्या होता है, आप अच्छा बिहेव करते हैं, आप वहाँ के लॉज को मानते हैं, वहाँ के कानून को मानते हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है उसके हिसाब से चलते हैं, उस कल्चर का हिस्सा बनते हैं, उस कल्चर में थोड़ा प्रोडक्टिव बनते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक अमेरिकन है और वो इसी बात को लेकर कह रहे थे कि देखिए सबसे अच्छी कम्युनिटी जो है वो अमेरिका में, वो भारतीय कम्युनिटी है। वो संख्या में कम है लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा देती है, वो संख्या में कम है लेकिन इकोनॉमी में बड़ा योगदान है उनका। सुनिए। Especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. One out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. God bless my Indian constituents. This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, and it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 more per year than white Americans. तो बेसिकली करना ये, जो हमारा कल्चर ये सिखाता है कि आप किसी दूसरे पर जाकर हावी मत होइए, आप दूसरे को परेशान मत करिए, आप दूसरी जगह जाके अपनी चीज लादिए मत। मुसलमान इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। मुसलमान एक रहता है, पहले हाँ जी घुस जाने दो, हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसका जैसे ही वो 2 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हैं, फिर वो कहते हैं हमें तो शरिया लगाना है जी, ब्रिटेन को तो मुसलमान बनाना है जी, जर्मनी को तो जी शरिया लगा देंगे हम जी। अरे वो पागल लोग बैठे हैं क्या? ऐसा करके आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, अपनी जात दिखाते हो, एक्सपोज करते हो, और उसके बाद जब डंडे पड़ते हैं तो आप कहते हो कि जी इस्लामोफोबिया हो गया है, मुसलमानों पर देखो जुल्म हो रहा है जी। तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई जाएगा दूसरे देश में, उस देश के जो लोकल निवासी हैं, आप उनको इंटिमिडेट करोगे, आप उनको डराओगे, धमकाओगे और कहोगे कि जी हम अपना कानून लेकर आएंगे, कब तक सहेंगे? वो चाहे जर्मनी हो, वो चाहे फ्रांस हो, वो चाहे कहीं भी कोई भी कंट्री हो। उन लोगों की हिस्ट्रियां जाकर पढ़ना। जितनी वॉर तुम लोगों को लगता है ना कि भाई हम तो लड़ने के लिए पैदा हुए, हम तो शहीद होने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो शहीद करने के लिए पैदा हुए हैं। आपको आइडिया नहीं है फ्रेंच कैसे थे, यूरोप वाले कैसे थे, जर्मनी और ये लोग, तो आपको आइडिया, आप इनकी हिस्ट्री जाकर पढ़ो जाने से पहले कि जो मारकाट इन्होंने मचाई थी पहले, और जो ये इतने निर्मम हत्यारे थे, को आइडिया नहीं। आप कहीं उनके बराबर भी नहीं टिकोगे। गुंडा सुधर गया है तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा गुंडा बनकर उसको डरा देगा, लेकिन गुंडा जब अपने पुराने रूप में आएगा ना, तो फिर वो किसी को नहीं बख्शेगा। ये वही सारे हैं। आपको क्या लगता है ब्रिटेन ने इतने सैकड़ों साल तक पूरी दुनिया पर राज किया, ऐसे ही राज किया, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं था, उनसे बड़ा निर्मम कोई नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि उनके डीएनए में नहीं है, उनके जीन में नहीं है, वो बस उन्होंने अभी थोड़ा रिलैक्स होकर काम करना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो यार, अब बहुत हो चुका, अब आराम से अपनी लाइफ आराम से करते। लेकिन दोबारा अगर वो जीन उखड़ गया उनका, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। नहीं तो सोचो ना, इतना सा ग्रेट ब्रिटेन और उसने पूरी दुनिया पर राज किया, कुछ तो बात होगी। और वो भी उस टाइम जब डंडे की भाषाएं समझाई जाती थी, मारकाट युद्ध लड़ाइयां यही होती थी, तब भी उन्होंने की। अब पता नहीं आप लोगों को बात समझ में आएगी, लेकिन देखिए एक बात तो तय है,
मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बन गया। और ये वही होगा, मुसलमानों को निकाल निकाल के उनकी कंट्री में पहुंचा दिया जाएगा और घुसने पर बैन लगा दिया जाएगा, एंट्री बैन लग जाएगी। उसके बाद आपको जो करना है 57 मुल्कों में करिए, और नहीं तो अच्छा बिहेव करिए, अपना बिहेवियर ठीक करिए, एक सभ्य समाज की तरह सोचिए, को एग्जिस्टेंस में बिलीव कीजिए कि भले ही सामने वाला दूसरी कम्युनिटी से है, दूसरे रिलीजन से है, लेकिन उनके साथ ही रहना है। तो दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाना, दूसरे रिलीजन वालों पर अपना रिलीजन थोपना, जबरन करना, ये सब करेंगे तो लात खाएंगे। और रवांडा प्लान से शुरुआत हो गई। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, मैं जारी बात है, कोई माने ना माने, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इस तरीके से कोई माने ना माने, हमारा काम है बात करना। हमारे पास प्लेटफॉर्म इस तरह लोग सब काउंटर करते हैं, हमारा काम भी उनको काउंटर करना भी है। जहाँ वो ठीक होते हैं मैं उनको बरमला कहता हूँ, खुले दिल से कहता हूँ वो ठीक कह रहे हैं। क्रिटिसाइज करता हूँ पाकिस्तानियों को, हर लिहाज से करता हूँ जहाँ मुझे लगता है, और मैं अच्छे तरीके से पंजाबी के तुन के करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हैरिस को फिर मैं काउंटर करना चाहूँगा। हैरिस ये जो शैतान का लिबादा ओढ़ कर बैठा ना, शैतान का लिबादा, अब ये उसी को समझ आएगा, हैरिस को, शायद बाकी को ना समझ आए। ये शैतान का लिबादा जो ओढ़ कर बैठा है, मैंने इसको कई मतलब कहा कि मोमिनीन नहीं आप कह सकते। मोमिनीन और मुस्लिमीन में फ़र्क है, मुसलमान और मोमिन में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने इकरार कर लिया दिलो जान से, कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया। अब उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस, फ़र्ज वाजिबात, सुनते, ये सारा कुछ अगर उस पर मनो अन उसका एक एक सांस दीन इस्लाम के मुताबिक है तो वो मोमिन है, अगर नहीं है तो वो मुस्लिम है। मुसलमानों के दायरे से खारिज तो नहीं होगा, कलमा पढ़ लिया दायरे में आ गया, लेकिन मोमिन नहीं बन सकता। और मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता। मुझे याद आ गया मोमिन के नाम से, बारफ्ताए इदराक नहीं हो सकता। सरकार दो आलम की मोहब्बत के बगैर किसी इंसान का दिल पाक नहीं हो सकता। तो बात यह है, मोमिन वही होता है जो मनो अन, एक उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका लेटना, खाना पीना, खेलना कूदना, नमाज पढ़ना, हत्ता के सांस तक लेना दीन इस्लाम के मुताबिक है तो वो मोमिन है। इसलिए ये बकवास करता है, ये जो हैरिस है वो मोमिन नहीं हो सकते। पहली बात यह है कि उनकी चार ढाल मोमिन वाली चार ढाल का मतलब लिबास है। मैं पिछली वीडियोज में कई मतलब क्लियर कर चुका हूँ, काउंटर कर चुका हूँ इसको। ये बकवास करता है, शैतान का लिबादा ओढ़ कर बैठा है, शैतान का दूसरा रूप है ये जो हैरिस है। यार इसने मजहब को तो छोड़ दिया है, लेकिन अब मजहब को क्यों हिट करता है? बकवास करे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये काउंटर करता है तो हम इसको, आलोक सर ने एक और हैरिस से पूछा, हमसे पूछा, हैरिस को क्या पता, हैरिस चवल को क्या पता कौन सी बात क्या करनी है। वो तो चवले मारता है, आ जाता है, बकवास करना शुरू कर देता है, कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। आलोक सर ने पूछा कि एक कंसेप्ट दिया जाता है मुसलमानों के यहाँ कि काफरों की लड़कियां उन पर कब्जा कर लो, उनको ये कर, गलत है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। मैं वो बताता हूँ लोग साहब किस चीज की मिसकंसेप्शन हुई है। जब जंग लगती ना, जंग वार होती है, पहले जमाने की बात है, अब की नहीं। जब वार हुआ करती तो उस वक्त जो मिलता था ना, उसको बोलते हैं जंगी साजो सामान जो लूटते थे दूसरी सामवेल फौज से, उसको बोलते हैं माले गनीमत। माले गनीमत में जो आई हुई लड़कियां, उनको आप ले सकते हैं, फिर वो भी निकाह करके, यानी कि जायज तरीके से, हाँ जी, अपनी बीवी बना लेना। हजरत इमाम हुसैन की जो वालदा थी, नहीं सॉरी, इमाम हुसैन की जो जोजा एक थी वो भी ऐसी थी। वो भी एक जंग के दौरान ईरान की फतह के बाद ईरान की शहजादी थी, और उनकी मर्जी के मुताबिक जारी बात है बंदी बनती हैं, बंदी मतलब गुलाम बनती हैं। जब जंग हारती है सामने फौज तो उसकी जो जारी बात है उसकी
पहले यही होता था, जो पहले कुछ भी होता है कब्जे में वो आ कब्जे में आता है, जिसमें चाहे वो- औरतें हो, बिल्कुल। कोई माल हो, कोई चीज भी हो, वो उनका होता है और उन पर आपका हक होता है। और ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं था, ये पहले वाले जमाने में जाकर देखना, ये सबका यही रूल हुआ करता था। लेकिन फिर ये उनके साथ निकाह किया जाता था, हराम नहीं। अपनी बीवी बना ये लेना, मिसकंसेप्शन दूर कीजिए लोग सर, अपनी बीवी बना लेना भाई, उसके साथ फिर उनको बीवी इज्जत है, दी जाती थी। बीवी है, फिर बीवी के साथ आपको अपना हक मिलता है। आपके मजहब में भी ऐसा ही होगा कि बीवी है, बीवी का आपको हाँ हक है जी। पूरा। तो इस्लाम में भी ऐसे निकाह पहले कंसेप्ट था लौंडियों का, गुलामों का। जाइए जब हिस्ट्री पढ़िए अपना अरब की, इस लौंडियां होती थी, नौकरानियां जिसे हम बोलते हैं आज नौकरानियां बोलते हैं, पहले लौंडियां बोलते थे, वो सारे सिस्टम है। तो वो मालिक गनीमत में जो औरतें आती थी उन पर हक है, वो चाहे काफिरों की हो चाहे मुसलमानों की आती थी। पहली बात मुसलमानों की तो होती नहीं थी, तो मुसलमान आपस में थोड़ी लड़ना है। काफिरों की जारी बात है, काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम जो है, उनकी जो औरतें होती थी उन पर कब्जा हो सकता था। कब्जा का मतलब ये कि आप उन पर दस्तस रखते हैं, हक रखते हैं उन पर। और ये सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं था, ये सब का ऐसे रूल था। हिस्ट्री पढ़ने वाले बंदे को पता होगा इन चीजों का, जिनको नहीं पता वो फिर ऑल फॉल जो बोलते रहे। और ये वो सूरत जिस पर लोग सर पूछ रहे थे हैरिस को तो पता ही कुछ नहीं है यार। वो तो क्रिटिसाइज कर रहा है जितना भी उससे हो सकता है। चलो कभी मिल गया तो ना करेगा, पिछली जिंदगी उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बचने की वो करेगा। टाइम ही कभी जिंदगी में मिल गया टाइम तो। हो ही खत्म उसका, वो लास्ट डे होगा जब वो पाकिस्तान में आएगा या किसी के हत्थे चढ़ गया। नहीं, पाकिस्तानी को पता नहीं ना होगा क्रिटिसिज्म, हमें तो पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाकी पाकिस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं कि ये भी कुत्ता भौंकने वाला जो है ना यूट्यूब पर बैठ कर भौंक रहा है, बाकी इसका पता नहीं है अब तक। नहीं तो इसका पर्दाफाश हो जाना था कहीं से कहीं पहुंच कर, ये किसी तरीके से भी पता नहीं लोगों को। अच्छा, वो जो ब्रिटिश कर रहा है रवांडा प्लान, मतलब कि जो मैं इस चीज़ का कायल हूँ, मैं चीज़ का मानता हूँ कि आप जो मुल्क आपको पनाह दे रहा है, जो मुल्क आपको रिज्क दे रहा है, रिज्क तो अल्लाह ने देना है, जो सबब बना है रिज्क देने का, जहाँ से आप अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं, जो सबब बना है जो कंट्री, वहीं आप अगर दंगे फसाद शुरू करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। आप उनके कवानीन के मुताबिक, हाँ इस्लाम जहाँ आपको लगता है कि ये मेरे इस्लाम के रिलेटेड खिलाफ है तो आप ना वो फॉलो करें, लेकिन जो उनके रूल्स और रेगुलेशन माशरे के लिहाज से उनके रूल्स और रेगुलेशन आप फॉलो करें। वहाँ नहीं कि आप दंगे फसाद करना शुरू करें, आप उनकी पुलिस पर अटैक कर दें, आप उन पर चढ़ दौड़ें, ये गलत है। जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। आप एक इंसान है, इंसान के रूल्स होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, रेगुलेशंस होती हैं, उसके मुताबिक में ज़िंदगी गुजारें, ना कि जंगल के कानून समझ के चढ़ दौड़े जी ला चलो जी इसको भी मार दो उसको। ये वाला कंसेप्ट गलत है, ऐसा मुसलमानों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब यूके जो कर रहा है रवांडा प्लान, तो ये किस्म की सजा ही है। अभी तक वैसे किया नहीं है, शुरुआत शायद हो जाए, क्योंकि हमारे गांव से भी 3-4 लड़के 5 उधर मौजूद हैं यूके में जो मतलब कि ये काम मतलब वो 3 कामों में वैसे पढ़ते नहीं हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। पढ़ने वाले मतलब जो भी यंग हैं, मेरी एज, मेरे मतलब क्लासमेट थे या मेरे जूनियर थे जो गए हैं, 2-3-4 गए हुए हैं, बेहतरीन उधर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े अच्छे शहरी बन कर उधर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं उनकी आई, और बेहतरीन लोग हैं, सारे एक जैसे भी नहीं होते। मेरी जिंदा मिसालें अपने गांव के हैं, मेरे क्लासमेट है, मेरे जूनियर है, 2-3 जूनियर है, एक क्लासमेट है मेरा। यार लंदन का जो मेल है चुका की टीम है वो पाकिस्तानी है, वो भी मुस्लिम ही है, सारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं। बिल्कुल। हाँ, अच्छे बुरे इंसान हर माशरे में मौजूद है। खैर मिलते हैं वीडियो में नेट आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।